सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत मस्त होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 और संस्कृति एवं विज्ञान, सोशल साइंस का टॉपिक है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं संस्कृति एवं विज्ञान, ठीक ना। तो 6 क्लास का है, ठीक ना। उसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं संस्कृति एवं विज्ञान, ठीक ना। संस्कृति एवं विज्ञान। ठीक ना। उसके बाद आज तारीख है 2022, ठीक ना। तो हो गया। तो संस्कृति एवं विज्ञान, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 11वीं 12वीं क्लास का भी ये सब्जेक्ट काम आएगा। तो उन लोग अगर उन लोग स्टूडेंट अगर ये वीडियो को क्लिक किया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आप लोग को भी काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है संस्कृति एवं विज्ञान। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसे सानिया की समझ, ठीक ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं समझ। तो इसको सानिया की समझ को पढ़ना है। तो सानिया को अलग अलग प्राचीन इमारतों एवं धरोहर की जानकारी एकत्रित करना पसंद है। अपनी दिल्ली यात्रा में उसने लौह स्तंभ को देखा। इतनी साल बाद भी इस लौह में जंग नहीं लगने से वह हैरान थी, ठीक ना। उसने अपनी सहेली हरेंज से इस बारे में पूछा तो उसने प्राचीन भारत की संस्कृति एवं विज्ञान के बारे में विस्तार से बताया। तो इस साइना की समझ को तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद इस अध्ययन में हम भारत की प्राचीन काल की संस्कृति एवं विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रयास प्राचीन काल में भारत में काल और स्थापत्य काल और चित्रकला एवं साहित्य का काफ़ी विकास हुआ, जिसके अवशेष प्राचीन काल की गौरव कथा व्यक्त करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण राजाओं की अपनी रुचि के कारण इनका निरंतर विकास हुआ। उसके बाद हम लोग प्राचीन एवं साहित्य को जानेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, इसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्राचीन काल में। उसके बाद साहित्य। तो ऊपर वाला तो जान लिए, आप प्राचीन काल में साहित्य को जानेंगे। तो वेद और प्राचीनतम साहित्य कृति है और जिससे हमें कार्यों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या सॉरी वेदों की संख्या 4 है, ठीक ना। वेदों की संख्या कितना है? 4 है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ठीक ना।
है। उसके बाद पहले वेद का ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था। यह पीढ़ियों तक मौखिक रूप से आदान प्रदान होता रहा। बाद में इसका संकलन ग्रंथ के रूप में हुआ। ठीक ना। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो बच्चों, अब स्क्रीन पढ़ाएंगे क्योंकि उसमें दिक्कत हो रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहाँ हम बता ही दिए थे ये सब, वहाँ मतलब कि बोर्ड में लिखकर कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ये सब हम बता दिए थे। वेदों की कुल संख्या 4 है, ये सब हम बोर्ड में लिख दिए थे। और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले वेद का ज्ञान मौखिक रूप से होता था, ठीक ना, मौखिक रूप से दिया जाता था। और पहले का वेद का ज्ञान होता था, मौखिक रूप से दिया जाता था। यह पीढ़ियाँ तक मौखिक रूप से आदान प्रदान होता था रहा। बाद में इनका संकलन ग्रंथ के रूप में हुआ। आज्ञों एवं कर्म कांडों के उसके बाद देखिए, वहाँ हम थी कर दे रहे हैं, डैश लगा दे रहे हैं, तो इसका संकलन क्या ग्रंथ के रूप में हुआ था। उसके बाद अज्ञान एवं कर्म कांडों के क्या मतलब विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए एक नवीन और ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ को ब्राह्मण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग, नवीन और ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, तो इस ग्रंथ को ब्राह्मण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हम वहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक ना, डैश। तो उसको आप लोग दिमाग लगा कर लेना। तो वो सब हम जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कर दे रहे हैं। तो गोल घेरा, ठीक ना। तो चलिए, उसके बाद ये तो आप जान के, नवीन और ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ को ब्राह्मण और साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, ब्राह्मण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, और उसके बाद उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद 108 है, और उपनिषद में आत्मा 100 कितना है, 108। उपनिषद में आत्मा और परमात्मा एवं संसार की संवर्ध में प्रचलित दार्शनिक, ठीक ना, ये आत्मा और आत्मा, उसका परमात्मा, और उसके बाद संसार की संबंध में प्रचलित दार्शनिक के विचारों की उसका संग्रहण की मिलता है। चूँकि उपनिषद के वैदिक और साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें कि वेदांत कहा जाता है। उसके बाद अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें क्या, वेदांत कहा जाता है। उसके बाद उसको वायु पुराण के छोटा नागपुर हुआ, तो आप लोग पढ़ लेना। पुराण और 5वीं की 4वीं शताब्दी में के आस्ती में आ चुके थे। आप हम लोग पढ़ेंगे, पुराण वाला पढ़ रहे हैं। उसके बाद कितना, पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। और वेद की संख्या कितना है, मतलब कि 4। और उपनिषद वाला 108। उसके बाद इसका वाला मतलब पुराणों की संख्या कितना है, 18, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे इन पुराणों में विष्णु और मत्स्य वायु तथा भगवत पुराणों और संवाद महत्वपूर्ण है, और इन्हें राजाओं की वंशावली है। 18 पुराणों में से पुराणों के पुराना क्या है, मत्स्य एवं पुराण सबसे पुराना है। और पुराणों में हमें क्या, नंद वंश, और उसका मौर्य, उसके बाद कुषाण, उसका सातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में कई जानकारियाँ मिलती है, ठीक ना। उसके बाद ये तो आप लोग जान ही गए। उसके बाद आप लोग को मैं बताता हूँ, रुकिए थोड़ा सा, वहाँ आप लोग उसको भी पढ़ लेना, ठीक ना। ये क्या, JECRT वाला है, मतलब कि JECRT वायु पुराण में छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड को मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता है, मतलब कि मुंड, ठीक ना। तो ये तो हो गया। उसके बाद और आप लोग को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो उसको मुरन और मुंड कहा जाता है, छोटा नागपुर का वर्तमान। तो ये रहा, ठीक ना। उसके बाद
आगे की ओर चलते हैं। कंप्यूटर को एक थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो चलिए महाकाव्य के बारे में भी जान लेते हैं। महाकाव्य मतलब रामायण एवं महाभारत, मतलब कि भारत के दो सर्वोत्तम प्राचीन महाकाव्य है, ठीक ना। कहाँ रामायण और महाभारत सर्वोत्तम प्राचीन महाकाव्य है। रामायण की रचना महर्षि और वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाग में, उसके बाद यहाँ देखिए महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया, ठीक ना। उसके बाद वहाँ रामायण में, जहाँ हम टिक लगा रहे हैं, रामायण में कौशल अयोध्या के राजकुमार श्री राम की कथा का वर्णन है, ठीक ना। श्री राम की कथा का वर्णन है। तो उसके बाद यहाँ इस किताब में बहुत ही अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। अगर ये सब जानेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आगे की ओर जानेंगे, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।